अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है जी सोशल डायलॉग और आज हम सोशल डायलॉग में गुफ्तगू करेंगे ऐसे मौजू पर जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ इसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से हमारा खाना पीना जीना उठना बैठना। यानी कि हम एनर्जी के हवाले से, एनर्जी के इस्तेमाल के हवाले से और एक ऐसी शख्सियत से इस हवाले से सारी गुफ्तगू करेंगे जो कि इन चीज़ों में डॉक्टर हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। माशाल्लाह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने इसमें पीएचडी कर रखी है। डॉक्टर कमाल शाहिद उनका नाम है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह आप पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और काफ़ी अर्से से पढ़ा भी रहे हैं इस हवाले से। सर पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो स्मार्ट ग्रिड है ये क्या है, और चूँकि मुझे पहले पता ये चला कि आपकी जो डॉक्टरेट है वो इसी पर है। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। स्मार्ट ग्रिड्स बेसिकली जिस तरह एक वक्त था कि आप सेल फ़ोन इस्तेमाल करते थे जी जी और सेल फ़ोन इस्तेमाल करते करते उसका बेसिक मकसद तो कम्युनिकेशन था। जी लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक हमने देखा कि सेल फ़ोन स्मार्टफोन में तब्दील हो गया। जी तो स्मार्टफोन का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन के साथ साथ और बहुत सारे काम कर सकता है। इसी तरह जो स्मार्ट ग्रिड है उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने तक एक अलग टास्क है तो सही, लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इसके अंदर से डेटा निकाल कर इस चीज़ों को ऑटोमेट कर दें, डिजिटलाइज कर दें, तो उसकी वजह से जो एक प्रोडक्ट हमारे सामने आएगी उसको हम कहते हैं ये स्मार्ट ग्रिड है। तो इसका काम सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना नहीं है, आपके घर में बिजली प्रोवाइड करना नहीं, बल्कि आपके घर से बिजली की इंफॉर्मेशन वो लेकर ना सिर्फ आपकी बिलिंग में आपको मददगार साबित होगी, बल्कि उसके साथ साथ आपके जो ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। तो इस ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को जहाँ पे हमारे पास डेटा भी जनरेट हो रहा है, जी उस जी। डेटा की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी की ग्रिड को एक स्मार्ट ग्रिड बना देते हैं। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस क्या होता है फिर? जिसको इनिशियली अगर मैं समझाऊं तो सबसे पहला जो इसका यूनिट है वो ये है कि आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होगा। अच्छा, सही। मीटर तो लगा हुआ है, हम बचपन वो से पहले देख भी रहे हैं, लगा हुआ पहले है, भी हाँ लगा हुआ जी। था। तो पहले क्या होता था कि आपके पास अब वहाँ पे एक बंदा आता था, रजिस्टर में आपका यूनिट्स नोट करता था और बाय द एंड ऑफ द डे आपके पास एक बिल आ जाता था। अब थोड़ा सा वो एनहांस हो गया। एनहांस होने के बाद क्या हुआ, एक बंदा सेल्फी स्टिक के साथ आता है महीने के बाद और आप वो सेल्फी स्टिक से उसकी तस्वीर लेता है मीटर की और आपके बिल पे उसकी तस्वीर आ जाती है। स्मार्ट ग्रिड्स का जो बेसिक यूनिट है वो ये कहता है कि डिजिटल मीटर की जगह आप एक स्मार्ट मीटर लगा देंगे, जहाँ पे जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है बिलिंग की कैलकुलेशन के लिए, वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके उस ऑफिस में पहुंच जाएगी जहाँ पे बिल कैलकुलेट होना है। यानी वहाँ पर्सनली किसी को जाके तस्वीरें नहीं खींचनी जी, वो जो पड़ेंगी। मिडल मैन था जहाँ पे आमतौर पे प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने बंदे को एक्सक्लूड कर दिया, डेटा आपका उस फॉर एग्जांपल लेस्को के ऑफिस में पहुंच रहा है, वहाँ पे ना सिर्फ आपकी बिलिंग एक छोटा सा इसका एक यूनिट है कि बिलिंग हो सकती है, बिलिंग कैलकुलेशन हो सकती है, बल्कि वो ओवरऑल ये देख सकते हैं कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, हर घर में कितनी ज़रूरत है, किस वक्त क्या चीज़ ऑन होनी चाहिए, क्या चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए। आप ऑफिस में हैं, कल को ऐसा महसूस हुआ कि आप घर पे कोई चीज़ ऑन छोड़ा है, आप उस डेटा, उस कनेक्शन की वजह से अपने घर की डिवाइसेस को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा। तो अब ये टू वे कम्युनिकेशन है बेसिकली, सही जिसकी सही। वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड नहीं बल्कि एक स्मार्ट ग्रिड बनती जा रही है। तो जिसका पहला हिस्सा क्या है, आपकी बिलिंग ऑटोमेट हो गई, और इसका जो दूसरा हिस्सा ये है कि आप फिर अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटाइज कर सकते हैं, यानी डेटा की मदद से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसमें प्लानिंग कर सकते हैं, बेहतरी इसके अंदर लेके आई जा सकती है, इसमें मॉनिटरिंग की जा सकती है। मिसाल के तौर पर अभी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है आपकी ग्रिड के अंदर, कोई घर में, कोई ट्रांसफार्मर में, कहीं पे लाइन में प्रॉब्लम आ जाता है, आप लेस्को किसी ऑफिस में कॉल करते हैं, तो वो आएंगे, आने के बाद कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा, बाज़-औक़ात कई घंटे लग जाते हैं फॉल्ट ट्रेस करने के लिए। हाँ जी। जबकि स्मार्ट ग्रिड में क्या होगा कि आपके पास एक पूरी स्क्रीन मौजूद है जहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि किस जगह पे क्या कंज्यूम हो रहा है, वो ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको, और किस लाइन में प्रॉब्लम आ रहा है, वो फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम है तो वो रेड में शो कर देगा, आपका जो कारिंदा वहाँ से आएगा डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच उस फॉल्ट को रिमूव कर देगा। ये भी पॉसिबल है कि फॉल्ट ही ऐसा हो जहाँ पे बंदे को भेजने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत वहीं से नहीं उन्होंने उस है। फॉल्ट को रिमूव कर दिया।
अच्छा, मैं तो बहुत बचपन से ये सोचा करती थी कि शायद इस तरह से कोई पैनल होता होगा और सारे वैसे ही, जैसे मैंने चूँकि टेलीफोन एक्सचेंज इस तरह से मैंने बचपन में देखी, वो जो वहाँ हम कॉल बुक किया करते थे और एक पैनल देखा करते थे, मैं ये समझती थी कि ऐसा ही होता होगा। मुझे बहुत अरसे बाद जाके पता चला कि नहीं, ये तो बाकायदा जो है वो जो मीटर रीडिंग अलग से होती है और फिर जो है वो अगर कोई ख़राबी होगी तो वो खुद जाके लोकेट करनी पड़ती, इसी वजह से देर भी हो जाती है। तो ये तो मतलब ये जो बचपन में कभी हमने भी सोचा था कि यार इस तरह से होना चाहिए, तो आप तो ये बता रहे हैं कि अब ऐसा होने जा रहा है। अच्छा, ये कितना कोई दूर है इस प्रोसेस से कहें या इस मंसूबे से, अभी हम कितना कोई दूर हैं? अच्छा, मेरी पीएचडी मैंने की थी डेनमार्क से इसी सारे मौजू के ऊपर, और 2021 में जब मैं वापस आया तो उस प्रोजेक्ट जिस पे हम काम कर रहे थे, जी जी। डेनमार्क के एक कुछ एरियाज़ में हम स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल करके वहाँ पे ये वाली जिस एप्लीकेशन की मैंने बात की है वहाँ पे हमने इंस्टॉल किया। जर्मनी का एक एरिया था जहाँ पे हमने एक ख़ास नंबर ऑफ़ हाउसेस थे जिनके ऊपर इंस्टॉल करके पूरी एप्लीकेशन, एक सोल्यूशन उनको प्रोवाइड किया। और अब देखते देखते कई जगहों पर वो इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। अमेरिका के अंदर भी एक तादाद है जहाँ पे ये मैंने आपको जैसे बताया कि पहला यूनिट स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन है जहाँ से डेटा ने आना है। तो वो बेसिकली स्मार्ट मीटर की इंस्टॉलेशन होती जा रही है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसको बाकायदा तौर पे हम स्मार्टनेस की तरफ लेकर जाएं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पिछले तकरीबन 4-5 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि पहले मैंने सुना था कि 2023 में स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। अभी फिर सुनने में आ रहा है कि 2030 तक का प्लान है गवर्नमेंट का कि एटलीस्ट जो बड़े मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं जैसे लाहौर है, मुल्तान है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स को एटलीस्ट इंस्टॉल करना शुरू कर दिया जाए ताकि एटलीस्ट हमारे पास डेटा आना शुरू हो जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर हम नेक्स्ट स्टेप्स ले सकें। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, लेट्स सी कि 2030 तक। अभी रिपोर्ट्स में था ऐसा कि इस्लामाबाद ISCO जो उनका इदारा है, उन्होंने कई थाउजेंड्स ऑफ हाउसेस के ऊपर स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया है कामयाबी के साथ, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। अब लेट्स सी के बाय 2030 ये प्लान किस हद तक फुलफिल होता है कि वंस हमारे पास मीटर्स लगे होंगे, स्मार्ट मीटर्स जिनसे डेटा आएगा, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम जाएंगे कि मुकम्मल ग्रिड की डिजिटलाइजेशन पे होगी। अच्छा, चूँकि आप डेनमार्क से पढ़ के आए हैं और आप वहाँ रहे भी होंगे, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि वहाँ के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में क्या फ़र्क है? वहाँ किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं? क्या वहाँ ये चीज़ें अप्लाई हो चुकी हैं? वहाँ इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो गई हैं? मुकम्मल तौर पे अगर मैं कहूँ तो मुकम्मल तो नहीं है, ख़ास हद तक तो उन्होंने डिजिटाइज कर दिया अपना सिस्टम। जैसे मैंने बताया 2021 में भी अभी हम उस पर काम कर रहे थे। तो अब तो काफ़ी हद तक जो उनके, जिस तरह यहाँ पे हम लेस्को और डिफरेंट इदारे हैं, इनको हम डिस्कोज कहते हैं, वहाँ पे उनको DSOs कहते थे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर्स। तो वो काफ़ी हद तक इस सिस्टम को ऑप्ट कर चुके हैं, अपने सिस्टम्स को डिजिटलाइज कर चुके हैं। अच्छा, और वो काफ़ी हद तक डिजिटलाइज हो चुका है और उनकी बिलिंग तो काफ़ी अरसे से ऐसे ही चल रही थी जो मैंने बताया एक स्मार्ट सिस्टम के ज़रिए। और अगर मैं कहूँ कि 100% तो 100% वहाँ भी नहीं था, मेरे होते वक्त तो नहीं था, अभी भी जहाँ तक मुझे पता है 100% तो वहाँ भी डिजिटलाइज नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक वो इस चीज़ को अटेंड कर चुके हैं। यानी वो वैसे भी वो सीरियस होते हैं, ऑफ कोर्स वो काफ़ी मामलात हैं जिसमें आवाम का फ़ायदा होने वाला है। अच्छा सर, पाकिस्तान आपको क्या लगता है कि इस जदीद दौर की जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली ये जो स्मार्ट ग्रिड है, इस हवाले से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सीरियस होगा या हो रहा है? आपकी बात चल रही है किसी के साथ? आपने ये जो प्लान है किसी के सामने पेश भी किया है, हुकूमती कारिंदों के सामने? जी, जहाँ तक हुकूमत का मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट इदारे हैं, डिफरेंट जिस तरह जो डिस्कोज हैं, उनका अपना एक प्लान है कि हमने किस तरह से स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन से ये इसका सारे काम का आगाज़ करना है। तो अपने तौर पे इंडिविजुअली कर तो रहे हैं, गवर्नमेंट की निगरानी में ऑफ कोर्स कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप कहें कि बाकायदा तौर पर पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा ये स्मार्ट ग्रिड्स में कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, ये भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। पॉसिबल भी नहीं है ना? पॉसिबल तो होगा, लेकिन शायद इतनी जल्दी ना हो सके, क्योंकि उसके लिए फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की तब्दीली भी रिक्वायर्ड है। ट्रांसमिशन लाइंस आपकी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करना है। मीटर्स जो ऑलरेडी लोग आपको याद होगा जब मैनुअल मीटर से डिजिटल मीटर्स पे आए थे, लोगों ने बहुत शोर मचाया था कि ये बिल भी ज़्यादा देते हैं, तेज़ चलते हैं। तो इस तरह के भी आपको रेजिस्टेंस का सामना आएगा। और फिर ख़ास तौर पे अब जब आपके इंटरनेट के जिस तरह के मसाइल हैं, अब एक स्मार्ट मीटर है, उसने डेटा भेजना है आपके डेटा सेंटर पे,
तो अगर इंटरनेट के भी मसाइल रहे तो वो डेटा कैसे भेजेंगे, ये भी मसाइल हैं, साइबर सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम्स हैं। इन सब को एड्रेस करना है कलेक्टिवली, फिर ही जाके हम इसका जो ख्वाब है कि स्मार्ट ग्रिड्स डेवलप हो जाए, बन जाए, वो देख सकेंगे फिर हम वो लेकिन शमिला फिर इस ताबीर। तरह तो जो मीटर वो स्लो भी नहीं किए जा सकेंगे ना, लोगों का तो परेशानियां फिर और तरह की होती माइंड हैं मेकिंग ना। एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है हाँ। कि पहले लोगों का जहन भी बनाया जाए कि कितना ज़रूरी है इस चीज़ को बनाना। हाँ, वो तो कहते हैं कि जी ये क्या बात हुई, मतलब उन्होंने तो पता नहीं कैसी कैसी सेटिंग्स कर रखी होती जी हैं, ये जब तक खुद नहीं बाहर निकले थे तो अंदाज़ा नहीं होता था कि किस तरीके से कुंडे भी डाले जाते हैं, किस एग्जैक्टली तरीके से बिजली चोरी भी होती है और लोग बड़े बड़ा अरसा इस्तेमाल भी करते हैं और उनके घरों में बिल थोड़े थोड़े आया करते थे। जी हम कहते थे यार 4 AC लगे हुए, 5 AC लगे हुए, बिल आता है बड़ी मुश्किल से 15,000। तो वो अब समझ आई कि नहीं, वो तो कुंडे डले हुए होते जी। थे। अच्छा, अगर हम ये स्मार्ट ग्रिड की तरफ जाते हैं तो इस तरह की जो चोरियां हैं और इस तरह के मामला उन पर भी कंट्रोल किया जा सकेगा फिर? किया जा सकेंगे, हो बिल्कुल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का खात्मा हो जाएगा। ये बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि मीटर की वजह से आपको ये चीज़ पता चल गई कि कौन कितना कंज्यूम कर रहा है। उस कंजम्पशन की बुनियाद के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कहाँ पे क्या कंज्यूम कर रहा है। तो आप अगर कुंडा आपने लगाया हुआ है और वो एक अनऑथराइज यूज़र है तो उसको आप फ़ौरन डिटेक्ट भी कर लेंगे और पकड़ भी सकेंगे। तो फिर लोग आपको कैसे कहेंगे कि आप जल्दी कर तो लें? जिनके हमारे स्टेक्स हैं, जिनके स्टेक्स हैं वो हाँ, तो हरगिज़ नहीं चाहेंगे लोगों कि ने आप। पूरी पूरी फैक्ट्रियां इस तरह से चला जी। रखी होती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो आप तवानाई का बहरान है, इस हवाले से ये जो स्मार्ट ग्रिड का आइडिया ये कितना कामयाब रहेगा? आपके सामने है कि अगर हम चीज़ों को डिजिटलाइज कर दें, फ़िलहाल जो प्रॉब्लम है अभी सोलराइजेशन हो रही है, लोग अपने घरों पे सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, बेधड़क लगाए जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह से सोलर पैनल्स भी लगे जाते रहे और इनकी इजाज़त मिलती रही तो इट कैन बी अ डिज़ास्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड इन द फ्यूचर। वो कैसे? क्योंकि सोलर पैनल्स को लगाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ने तो फ्लो में आपके ग्रिड के अंदर ही जाना है ना, तो उसने किसी आपके घरों का हिस्सा बनना है या वापस आपके ग्रिड में जाएगी, आसान अल्फाज में वापस ग्रिड में जाएगी। और अगर ग्रिड इसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो अगर ग्रिड प्रिपेयर नहीं है तो इट कैन बी अ डिज़ास्टर फॉर द ग्रिड इटसेल्फ। तो इसीलिए और ऑलरेडी अथॉरिटीज़ ने इसमें एक लिमिट लगाई हुई है कि 30% या एक ख़ास परसेंटेज के तक ही आप सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन की इजाज़त दे सकते हैं। अगर उससे बियॉन्ड जाता है तो इट विल बी क्वाइट डिज़ास्टर्स। तो लोग तो लगाए जा रहे हैं और विदाउट हैविंग द कंप्लीट डेटा, आपके पास डेटा नहीं है किसने लगा लिया, कितना लगा लिया, लोगों ने छुप के भी लगाए हुए हैं, तो उनकी वजह से बाय द एंड ऑफ द डे ये आपके सिस्टम के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट हो सकता है। ये तो हमें अंदाज़ा ही नहीं था। अच्छा, अगर सोलर पैनल इसी रफ्तार से जिस तरह आप बता रहे हैं कि लग भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं घरों में, लोगों को तो फ़ायदा है, उनको बिल नहीं आ रहा, बिल आता है तो बहुत थोड़ा आता है, बड़ा नॉमिनल सा। तो अब देखिए, लोगों को ये बात समझाने के लिए हमें कितना अरसा लग सकता है कि भाई नहीं, यूँ नहीं तो यूँ करें, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट के लिए सबसे पहले तो पॉलिसीज़ हैं, वो पहले पॉलिसीज़ बनाकर उनसे इम्प्लीमेंट भी करवा लें। पॉलिसीज़ हैं ऑलरेडी कि कितने % आप सोलर लगा सकते हैं एक जगह पर, कितना % नहीं लगा सकते, लेकिन असल चीज़ है उन पॉलिसीज़ को आप इम्प्लीमेंट भी करवाएं। जितना आप ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे, मैं समझता हूँ कि फिर ही आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और इंडिविजुअल लेवल पे सोलर पैनल लगाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है जिस तरह से हमारे हमसाय मुल्क ने लगाया, बड़े पैनल, बड़े सोलर पार्क्स बनाए उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी ऐसे ही स्टेप्स लेने चाहिए। यानी वो कॉलोनी के लोग मिलके एक बड़ा उसका ना कर सिर्फ लें, कॉलोनी मतलब बल्कि 10 घर हैं, 15 घर हैं, इस तरह से करके भी कर सकते बल्कि हैं। पूरी सोसाइटीज़ एक बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो जाए, यानी जहाँ पूरे पे पूरे शहर इस पूरे पे शहर कर को भी सकते आप फीड करने के लिए इतने बड़े पार्क्स भी लगा सकते हैं। तो अब मैं इंडिया की एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया ने बहुत बड़े बड़े सोलर पार्क्स लगाए हैं जिनकी वजह से उनकी प्रोडक्शन देखें कहाँ पे पहुँच गई है। सही। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे जहाँ पे बल्क लेवल के ऊपर लगाया जाए, ना कि इंडिविजुअल लेवल पे हर बंदा अपने घर पे लगा ले। ये चीज़ नुकसानदेह है। अगर गवर्नमेंट उसको लगाती है, उसे ओन करती है, वो आपके सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। सही हो गया। अच्छा सर, यहाँ छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डॉक्टर साहब के साथ बातें चल रही हैं, हम उनसे मज़ीद तवानाई के हवाले से बातें करेंगे। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल डायलॉग जारी है। हम डॉक्टर कमाल शाहिद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे मज़ीद जानते हैं। सर, अभी आपने जो मुझे थोड़ा डरा दिया है सोलर पैनल को लेके, थोड़ा समझाइएगा कि अगर सोलर पैनल इतनी रफ्तार से लगते रहे तो ये क्या इंडिविजुअली भी घर, जैसे मतलब कॉलोनीज़ को, अपने घरों को भी कोई नुकसान हो सकता है इसका? जी, घरों के हवाले से तो ऐसा वो प्रॉब्लम नहीं होगी,
अगर तो जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे कुछ है एरियाज ही ऐसे नहीं, हैं जहाँ पे हाँ, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं इलेक्ट्रिसिटी है। है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे सोलर पैनल्स लगा लेते हैं, उसको हम ऑफ ग्रिड कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो कर लेते हैं। लेकिन जिस वक्त वहाँ पे बाय द एंड ऑफ द डे वापडा ने उनको इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड करनी है, और जिस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की और वो बाद में ऑन ग्रिड पे कन्वर्ट हो गए, यानी अब ग्रिड के साथ कनेक्ट हो गए, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के साथ आपकी ओवरऑल ग्रिड उसके साथ उसके फ्लो में चली जाएगी। अच्छा। यानी एक तरह से यूँ समझें कि पानी फ्लो हो रहा है पाइप में से, उसमें मज़ीद पानी और ऐड हो गया है फ्लो होने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी, मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, अब अगर कंज्यूम नहीं होती तो उसने क्या करना है, वो तो अल्टीमेटली ग्रिड पे जा रही है। तो अब ग्रिड अगर इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो इसका अल्टीमेट लॉस जो है वो ग्रिड के ऊपर होगा। इंडिविजुअल को लॉस क्या हो सकता है? लॉस से मुराद है कि आपकी ग्रिड जो है वो जिस तरह ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोड हो जाए, जैसा गर्मी में होता है तो ब्लास्ट भी करते हैं, इसी तरह ग्रिड पे अगर इस तरह से ओवरलोड कर दिया जाए तो उसकी वजह से भी ग्रिड में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सही 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 सही। ये तो बाकी फिर सोच समझ के ही मामला करना चाहिए। इसके लिए क्या, मुझे अंदाज़ा नहीं अभी तक, लेकिन अब जब आपने बात छेड़ी है तो कहती बात फिर दूर तक जाएगी। ये बताइएगा कि फिर जो सोलर पैनल जो लगाते हैं इसके लिए हुकूमत से कोई परमिशन अब लेनी पड़ती है या कोई इस तरह की पॉलिसी बन गई है? जी बिल्कुल, आपको इसके लिए एनओसी तो लेना ही पड़ता है। एनओसी मिलेगा तभी आप इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं, और मेरी मालूमात के मुताबिक आप बाकायदा तौर पर उसको पहले एनओसी लेकर फिर आप उसको इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर इजाज़त नहीं भी है तो कुछ ले दे के भी आप लगा सकते हैं। पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा इस तरह के मसला है इश्यूज़ ना। भी हैं। तो अगर इस तरह के भी मामलात आते हैं जहाँ पे अगर एक कैपेसिटी से ज़्यादा इंस्टॉलेशन की इजाज़त दे दी गई तो अल्टीमेटली तो वो नुकसानदेह होगा आपकी ग्रिड के लिए। अच्छा सर, रेंटल पावर प्लांट्स जो हैं इसके हवाले से भी थोड़ा हमें बताइएगा कि अगर लोग जो हैं, अब मजबूरी है हमारी तो अगर हमने बिजली तो यूज़ करनी है, लेकिन रेंटल पावर प्लांट्स की वजह से अब बिजली महंगी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, वो अब हम इतना बिल भी अफोर्ड नहीं करते। हम कहते हैं जो हमने हर महीने 2-3 लाख रुपया देना, वही 2-3 लाख कहीं ना कहीं से उधार उठा लें, बैंक से कर्जा लेके हम सोलर लगा लेना। तो ये भी थोड़ा समझाइएगा कि ये जो इन आरपीपीज़ की वजह से जो इश्यूज़ होते हैं, और अब अगर जैसे एकदम पता लगा जी बिजली सस्ती हो गई है और लोगों से कहा जा रहा है कि इतनी लाजमी यूज़ करनी है आपने और बिल कम आएगा। मैं हैरान हूँ, बहुत अरसे बाद मेरा इतना कम बिल आया कि मैं परेशान थी, मैं हीटर क्यों नहीं चलाया, हमने मेनू की पैसी सीरियसली। लेकिन ये कि ये क्या, किस तरीके से ये चीज़ें आपस में कोप अप भी हो सकती हैं, वो जो हुकूमत के जो मामला है वो भी हल होते रहें, और हमारे भी जो एनर्जी बहरान है, एनर्जी का अच्छा खासा मसाइल है हमारे, ये भी हल होते रहे। इसका कोई शॉर्टकट बताइए, कोई हमें कोई दरमियान का रास्ता? जी, रेंटल पावर प्लांट्स के हवाले से तो अगर आम आवाम की लैंग्वेज में बात करें तो जिस वक्त हमारा इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस हुआ, मैं उस वक्त स्टूडेंट था, 2008 की बात है। 2008 से पहले जब हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स और पावर सिस्टम एनालिसिस का कोर्स कर रहे थे तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने हमें कहा था कि अभी एक वक्त आने वाला है जब 1 घंटा लाइट आएगी और 1 घंटा लाइट जाएगी, और एक क्लास में कहके का समा था कि ये कैसे हो सकता है। तो फिर हम सब ने विटनेस किया कि 2008 में ये 1 घंटा लाइट और 1 घंटा और शुरू हो गया था। जी बिल्कुल हो गया था। तो उस वक्त तो इमरजेंसी लेवल के ऊपर हुकूमत को ये फैसले करने थे कि कोई ऐसी इकदाम किए जाएं जिसकी वजह से ये जो आवाम को इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग के बाद में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको हल किया जाए। तो एक सोल्यूशन उनके सामने आरपीपीज़ का था जो उस वक्त बेहतर नज़र आया, फ़ौरन से उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अब काफ़ी अरसे से उनके साथ जो एक एग्रीमेंट्स चल रहे थे, अब सुनने में जो आ रहा है कि उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहे हैं। मार्च में मैंने आप देखिए सुना है कि कुछ ऐसे आरपीपीज़ हैं जिनके साथ उनके एग्रीमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं, और सुना यही है कि उसकी वजह से काफ़ी रिलीफ मिलेगा आवाम को। आमीन, आमीन। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि उसकी वजह से एक रिलीफ मिल जाएगा। जी जी। अब जैसे ही रिलीफ मिलेगा तो आप देखेंगे कि मज़ीद भी जब रेंटल पावर प्लांट्स हैं वो कम होते जाएंगे, वैसे ही आवाम को भी रिलीफ मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द बिल्स। तो शॉर्ट टर्म तो यही हमें नज़र आ रहा है कि इसी साल में उम्मीद है कि चंद एक का जो जैसे ही ख़त्म होगा एग्रीमेंट तो हमें नज़र आ जाएगा कि बिल्स कम हो जाएंगे। सेकेंडली, अगर आप इसको बेहतर मज़ीद बनाना चाहते हैं तो हमें सोलराइजेशन की तरफ, अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज की तरफ भी जाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म जिस तरह एक तो घरों पे लगा तो रहे हैं, लेकिन इसको मैंने जैसे बताया कि जी। सरकारी सतह पे बड़े लेवल के ऊपर आपको सोलर पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। विंड की जहाँ पे गुंजाइश है वहाँ पे विंड पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे,
और यही एक अल्टरनेट सोर्स है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी की मद में जो हम इतने ज़्यादा बिल्स दे रहे हैं, अभी गर्मी आने वाली है, तो वहाँ पे आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। अच्छा, अब माशी तरक्की के लिए भी ये जो मतबादल तवानाई के हसूल के लिए हम कोशिशें करते हैं और ये ज़रूरी भी हैं, तो ये कितना कोई फ़ायदा होने वाला है? अभी जो आपने भी बात की है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, कितना कोई आपको लगता है कि कलेक्टिवली हमारे पूरे मुल्क को पैसे के हवाले से, हमारे और जो बहरान हमारे चल रहे उस हवाले से कितना कोई फ़ायदा होने वाला है? देखिए, हम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसके मेन जो उसका खर्चा होता है वो उसके ऑयल का, उसके जो फ्यूल का खर्चा है। तो अगर फ्यूल का खर्चा हमारा बच जाता है तो उसकी वजह से उसका एक सोर्स क्या हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल क्यों से कहा जाता है कि अब आप उसे इस्तेमाल कर भी रहे हैं, वो ख़त्म भी नहीं हो रही सोर्स। फॉर एग्जांपल सनलाइट है, तो इसको हम रिन्यूएबल कहते हैं। अब सनलाइट जितनी मर्जी इस्तेमाल करते हैं उसने तो ख़त्म नहीं होना, ना ही उसके आपको पैसे देने हैं। ये एक सोर्स है। इसी तरह विंड, जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा सिंध के जैसे एरियाज़ हैं, हवा चलती जा रही है, अगर हम उसको विंड पावर प्लांट्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब ना हमें विंड के पैसे देने हैं, ना ही हमने उसकी प्रोडक्शन के उस तरह से पैसे देने जैसा हम बाकी फ्यूल की मद में दे रहे हैं। तो उस तरह से आपको फाइनेंशियली भी आप महसूस करेंगे कि कितना ज़्यादा हमारा ये जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। एक तो सोलर के ज़रिए, सोलर पैनल्स के ज़रिए, एक विंड के ज़रिए, ये इस तरह की रिसोर्सेज के रिप्लेसमेंट अगर आ जाती है तो रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो अच्छा सर, अब थोड़ा सा दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे बच्चे जब फील्ड चूज़ करते हैं, आजकल आपको पता है हर बच्चा सिर्फ आईटी की तरफ जा रहा है। चूँकि मैं भी तालीमी इदारे से वाबस्ता हूँ, आप भी, आपको अंदाज़ा होगा कि लाइनें लगी हुई होती हैं। हर किसी को आईटी में जो है वो बीएस करना है, हर किसी को जो सीएस में जाना है। लेकिन जो ये जिस तरह आपका शोबा है, जिस तरह से दूसरे हमारे पास तवानाई के हवाले से शोबे हैं, उस तरफ बच्चे अब रुझान वो लेवल नहीं रहा पहले की तरह। अब आप थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि इसकी तरफ लाने के लिए बच्चों को कौन कौन से हमारे पास, उसे कहते हैं ना कि लालच हो सकते हैं हमारे पास, क्या उनको देने के लिए कि भाई ये आप इस फील्ड की तरफ आएँ तो आपको ये भी फ़ायदा होगा, मुस्तकबिल में ये भी फ़ायदा होने वाला है। आप क्या समझाते हैं लोगों को इस फील्ड की तरफ आने के लिए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि ऐसा तो ज़रूर है कि बच्चों का रुझान आईटी की तरफ, कंप्यूटर साइंसेस की तरफ जा रहा है। उसकी मेन वजह क्या है कि उनको लगता है कि हम इस अभी एजुकेशन हासिल करते साथ साथ ही हम फ्रीलांसिंग की तरफ चले जाएंगे, हम पैसा कमाना शुरू कर देंगे, डॉलर्स में पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि एक तरफ आपको ये चीज़ नज़र तो आ रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं, आप इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग के शोबे से आपका ताल्लुक़ होता है, उसमें अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह भी मैंने स्मार्ट ग्रिड्स का भी जिक्र किया, स्मार्ट ग्रिड्स इट्सेल्फ, इसमें एक्सपर्ट्स की इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है। और जहाँ तक हम फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात करें तो वहाँ भी इस कदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप हमारा जिस तरह बच्चे फारिग होते हैं तो अभी वो फारिग नहीं होते कि वो ऑन जॉब होते हैं। हाँ। उनका जो जॉब पे जाने का रेट है दैट इज़ ऑलमोस्ट 100% के फ़ौरन ही वो एजुकेशन अभी कंप्लीट करते हैं और जॉब पे लग जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि ख़ास तौर पे जो ये फील्ड इस तरफ कैसे लेकर आएँ, तो हम इस पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ भी इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि बच्चों को हम एजुकेशन जब ड्यूरिंग उनकी जो डिग्री है वहीं पे ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करवाया जाए जो कि आपकी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनको एड्रेस करें। और ना सिर्फ ये उन पे काम करें बल्कि उनको फाइनेंशियल वहाँ पे बेनिफिट देना शुरू कर दें। ख़ास तौर पे अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, मैं ख़ुद भी इस तरह से काम कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, उन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने बच्चों को वो एक्सपोजर देते हैं और उनके साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। हाँ। तो यहाँ पे एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी, बच्चों को लगेगा कि हम एजुकेशन के साथ साथ कमा भी रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हमें हासिल हो रहा है कि हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो यूँ मैं समझता हूँ कि हम एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं बच्चों का रुझान यहाँ इस तरफ हो सकता है कि वो इस तरफ आएँ और अपना जो फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, एक तो है आईटी की फील्ड में हमें एक शॉर्ट टर्म तो नज़र आ रहा है कि हम फ़ौरन फ्रीलांसिंग करके कुछ कमा लेंगे, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस शॉर्ट टर्म बेनिफिट। और वैसे भी एक छोटी सी मतलब मेरी अपनी ये राय है कि जब हम सारे के सारे एक तरफ चल पड़ते, जैसे MBA का ज़माना आया था, फिर BBA की तरफ हर बच्चे ने जाना शुरू कर दिया,
तो एकदम बहुत सारे शोबों में ना जगह बहुत खाली हो गई। जी। तो फिर क्या होना शुरू हो गया कि थोड़े थोड़े मार्क्स के साथ भी, थोड़े से टैलेंट के साथ भी बच्चों को एडमिशन भी मिलना शुरू हो गया। और अब मैं देखती हूँ कि जो बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है वो वहाँ उनको जॉब्स भी मिल रही हैं, उनका आगे अच्छा सर्कल भी ज़िंदगी का चल रहा है, वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हम असातिज़ा को चाहिए कि हम बच्चों को इस हवाले से भी गाइड करें। अच्छा सर, अगर हम ये जो हमारा एनर्जी का शोबा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ख़ुसूसन, इसमें अगर हम तरक्की करते हैं मज़ीद, जो हम आप भी माशाल्लाह जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि बाकी बच्चों के लिए भी रास्ता बन सकता है, तो क्या इसके बाद आपको लगता है कलेक्टिवली हम आलमी मंडी में भी पाकिस्तान को जो है वो मतलब अच्छे शक्ल में, अच्छे फोरम पे कहीं पेश कर सकते हैं, और आलमी मंडी में भी अच्छे तरीके से कहीं पाकिस्तान का नाम रोशन हो सकता है? जी बिल्कुल। अभी जिस तरह आप देखें कि मैं खुद भी बाहर गया पढ़ने के लिए, मैं स्कॉलरशिप पे गया, इसी तरह मेरी तरह के बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलती है और बाहर जाके वहाँ पे काम कर रहे हैं बाकायदा तौर पर, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रेलेवेंट जो कंपनीज़ हैं उनमें सर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनकी ग्रूमिंग हुई थी तभी तो जाके वहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एजुकेशन तो हमें मिल रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद अगर यहीं पे अच्छी ट्रेनिंग हो जाए और यहाँ से हम मैन पावर प्रोड्यूस कर दें और बच्चे वहाँ जाकर, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ जाकर कलेबरेट उनके साथ करें। तो मैं खुद भी कलेबरेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कुछ इदारों के साथ। तो जिस तरह से हम इस तरह कर सकते हैं, तो ये एक तरीक़ाकार है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं। और ये एक ही वाहिद तरीका ये है कि हम अगर खुद एक्सपर्ट बनेंगे, अपने आप को अच्छी तरह ट्रेन करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तभी हम इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वरना दूसरा चारा नहीं है। दूसरा चारा नहीं है। अच्छा, ये जो स्मार्ट ग्रिड की भी हम बात कर रहे थे, क्या ये माहौलियाती आलूदगी को निमटने में भी हमारी कोई मदद कर सकेगा? स्मार्ट ग्रिड्स, जी बेसिकली ऐसा है, वो मैंने बताया कि डिजिटलाइज्ड ग्रिड है। अब अगर आप डिजिटलाइज्ड ग्रिड को देखें तो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिपेंड कर रही हैं डेटा के ऊपर, डेटा सेंटर्स के ऊपर। और अगर हम जिस तरह आप अंदरून शहर की तरफ जाएं तो आपको नज़र आता है एक बहुत बड़ा जाल नज़र आता है, गुच्छा सा नज़र आता है तारों का, जिसमें मीटर छुपे हुए हैं और समझ ही नहीं आती कौन सी तार कहाँ पे जा रही है, कोई पता नहीं चल रहा। इसी तरह फिर आपको और डिफरेंट इस तरह के प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व होने के बाद ही आप ग्रिड्स को स्मार्ट ग्रिड या डिजिटलाइज ग्रिड बनाएंगे। और डेफिनेटली जब आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएंगे, आप अपने ग्रिड के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे, तभी आप आपकी जो ग्रिड है वो माहौलियाती आलूदगी, जो ऑयल की वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं, उनसे आपकी बचत हो जाएगी। तो आपको लामहला रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाकर उनको अपने ग्रिड के साथ इंटीग्रेट करना है, जो माहौलियाती आलूदगी के ऊपर काबू पा सकते हैं। सही हो गया सर। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपसे मज़ीद बातें करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चल रहा है जी सोशल डायलॉग। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमाल शाहिद साहब से। हम उनसे मज़ीद सवालात करेंगे तवानाई के हवाले से और एनर्जी के इस्तेमाल के हवाले से। सर, हम बात कर रहे थे कि लोगों को किस तरीके से हम अवेयर कर सकते हैं, तो इस सिलसिले में क्या मीडिया हमारी मदद कर सकता है या कर रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि मीडिया अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले यूँ भी कर सकता है कि लोगों का माइंड मेक किया जाए, लोगों को आगाह किया जाए कि नंबर 1 हमें इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और नंबर 2 हमें स्मार्ट मीटर्स की ज़रूरत है, इनकी इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। और इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप जितने भी हैं वो कितने ज़रूरी हैं, इस पे बाकायदा तौर पर डायलॉग्स करवाए जाएँ, एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को एहसास हो कि हमारी जो ग्रिड है अभी इस काबिल नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा अरसा तक सपोर्ट कर सके। तो हमें लामहला डिजिटलाइज्ड ग्रिड की तरफ जाना पड़ेगा, हमें स्मार्ट ग्रिड्स की तरफ जाना पड़ेगा। यानी मसाइल का हल बहरहाल वही हो। बहरहाल चूँकि ओवरऑल वर्ल्ड हमारी इस तरफ जा रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, हर चीज़ की डिजिटलाइजेशन हो रही है। बैंक्स पहले मैनुअल किस तरह के थे, वो डिजिटलाइज हो गए। हॉस्पिटल्स में आप चले जाएँ और बेशुमार जगहों पे हो रहा है, करेंसी तक अब डिजिटलाइज हो रही है। तो वाई नॉट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स? इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को तो बदरचा औलाग मैं समझता हूँ, चूँकि हर घर की ज़रूरत है और लोग बिल्स की वजह से परेशान भी हैं। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को डिजिटलाइज कर देते हैं, इसको स्मार्ट एनर्जी सिस्टम बना देते हैं, तो इसका फ़ायदा ओवरऑल ना सिर्फ आवाम को होगा, ओवरऑल कंट्री को इकोनॉमिकली इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा सर, थोड़ा सा हमें ये भी समझाइएगा कि इससे पहले मतलब अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, अगर हम जो आप कहते हैं कि विंड एनर्जी की हम बात करते हैं, इससे पहले अभी तक जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं वो हम किन किन ज़राए से हासिल करते हैं?
इसमें डिफरेंट ज़राए हैं। मेन जो पाकिस्तान जिस पर डिपेंड करता है वो हाइडल एनर्जी है। डैम्स के ज़रिए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, फिर कुछ चीज़ IPPs का आपने जिक्र किया उस तरह भी हो रही है। और अब जो एक इंटीग्रेशन हो रही है वो सोलर पैनल्स की भी हो रही है, सोलर के ज़रिए भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मतलब ये अभी तक जो हमारे पास ये वाले जी। तरीके हैं जिसके ज़रिए हम करते हैं। अच्छा, एटॉमिक एनर्जी भी इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकती है? जी बिल्कुल, एटॉमिक एनर्जी के भी ममालिक हैं जो एटॉमिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन है जो इसको डील कर रहा है, तो ये भी इसके ज़रिए भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की तो जा सकती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा इन्हिसार करने के बजाय ज़्यादा हमारा इन्हिसार अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है इन द फ्यूचर, क्योंकि रिन्यूएबल विंड और सोलर है, इसमें ही ज़्यादा भलाई फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली ज़्यादा हम ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी तो हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि अभी तक जो प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं कि वो एनर्जी जो बार बार हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उन पर ख़र्चा भी नहीं आता, इनके प्रोजेक्ट्स कितने कोई चल रहे हैं? इसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कायद-ए-आज़म सोलर पावर प्लांट का भी प्रोजेक्ट आपकी नज़र से गुजरा होगा। इसके अलावा चंद एक और भी हैं, सिंध के अंदर एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, विंड के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन मैसिव तौर पर अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। इंडिविजुअली लोग तो इंस्टॉल कर रहे हैं, लेकिन बल्क लेवल में जिस तरह से हुकूमती सरपरस्ती में अगर लगाया जाए तो अभी फ़िलहाल उस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। नहीं चल रहा है, मतलब जिस तरह से ये काम होना चाहिए उस तरह से जी। नहीं हो रहा। अच्छा, कोई कितना मतलब आइडिया है कि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट मज़ीद हुकूमत इन पे काम करे तो हुकूमत को कितना को खर्चा करना पड़ सकता है? खर्चा तो बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें इसकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट। हमें कहीं से तो आगाज़ करना ही है। आगाज़ कर लेना चाहिए। आप देखें ना कि हमारे हमसाय मुल्क ने कितनी ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन करना शुरू कर दी। एशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, वर्ल्ड के अंदर उनकी रैंकिंग आ गई इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो व्हाई नॉट अस, हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी इनिशिएटिव लेना है। घरों पे इन्वेस्टमेंट तो हम कर ही रहे हैं, तो अगर हम सरकारी सतह पर इस तरह के बड़े पावर प्लांट्स इंस्टॉल करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो तवानाई के प्रॉब्लम जितने भी उनको एड्रेस करने के लिए काफ़ी होगा। करने के लिए काफ़ी होंगे। अच्छा, इस सिलसिले में जो आम आदमी है वो क्या कर सकता है? आम आदमी अपना रोल यूँ प्ले कर सकता है कि एक तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, और जिस तरह के हमने देखा कि मिथ्स लोगों में मशहूर हो जाते हैं मीटर्स के हवाले से। डिजिटल मीटर होगा वो तेज़ चलेगा और उससे ज़्यादा बिल आएगा, या स्मार्ट मीटर अगर आ गया तो वो क्या होगा, उसके तो खर्चा ज़्यादा, इस तरह की चीज़ों को उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। सेकेंडली, जहाँ पे चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, एटलीस्ट जो एक आम आदमी है उसको इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करके जो हमारे रेलेवेंट इदारे हैं उनको बताना चाहिए, उनको एतमाद में लेना चाहिए कि यहाँ पे चोरी हो रही है, क्योंकि उस एक चोरी की वजह से इनका अपना भी हक मारा जा रहा है। अब जितना भी चोरी हो रही है उसका अगर कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो अल्टीमेटली उसकी जो बिल होगा वो कौन पे करेगा? मेरी और आपकी जेब से जाएगा। तो इसीलिए अगर तो जो आम आदमी है वो इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करके इदारों तक पहुंचाता है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन हो सकती है हम एक आम आदमी की तरफ से, कि हमारा ये सिस्टम किसी ना किसी हद तक बेहतरी की तरफ भी जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे स्मार्ट ग्रिड की। उस हवाले से अब एक बात आती है जहन में कि एक तो किस तरीके से लोकेट किया जाएगा, पहली बात ये है। और अगर मीटर कट जाता है, जैसे किसी ने बिल नहीं दिया, एक दफ़ा बिल नहीं दिया, दूसरी दफ़ा नहीं दिया, उसका सिस्टम क्या होगा कि उसको सिर्फ नोटिस भेजते रहेंगे या उसके घर की बिजली मुनक़ता कुछ अरसे के लिए कर दी जाएगी, या फिर ये कि उसके मीटर जिस तरह पहले होता है काट के ले गए, अब वो पीछे चक्कर लगाता रहे, कभी वो जुर्माने भर रहा है, कभी क्या, कभी सिफारिशें करवा रहा है, फिर जाके लगता है। तो वो सिस्टम किस तरीके से हल होगा ये मामला? अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि एक स्मार्ट मीटर है जिसकी कनेक्टिविटी आपके लेस्को या जो भी वहाँ का कंसर्न इदारा उसके साथ कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट होता। इसका एक पूरा सिस्टम है जिसको हम AMI बोलते हैं, ऑटोमेटिक मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें होता क्या है कि आपके लेट सपोज 100 घर हैं, 100 घरों का डेटा एक कंसंट्रेटर, एक मेन मिडल डिवाइस पे जाता है। उस मिडल डिवाइस से कलेक्ट होकर वो डेटा जाता है लेट सपोज लेस्को के ऑफिस में या आपके ग्रिड स्टेशन पे जाता है। अब वहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। अब लेट सपोज एक मीटर ख़राब हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, तो डिसकनेक्ट होते वक्त मीटर जो स्मार्ट मीटर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है। लेट सपोज आप अभी अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दें, आप थोड़ी देर बाद जब उसको ऑन करेंगे तो उसका टाइम तो बिल्कुल अपडेटेड होगा ना। तो इसी तरह स्मार्ट मीटर जो है अगर वो ऑफ हो भी जाता है तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि एक मैसेज
वो यूँ समझ लें कि मरते मरते एक मैसेज भेज देगा कि मैं ऑफ होने लगा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। सही। तो उससे आपके जो लेस्को का इदारा है या जो भी ग्रेड स्टेशन उसको ये इल्म हो जाएगा कि आपका जो मीटर है वो डिस्कनेक्टेड है और आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया कि ये मीटर डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब इसकी दो वजूहात हैं, या तो किसी ने खुद से किया है या और नॉन पेमेंट की वजह से हुआ है। अच्छा, क्या उसको कंप्यूटर खुद अपने तौर पर लोकेट कर लेगा, सिस्टम खुद ही लोकेट करके उसका कनेक्शन ख़त्म कर देगा, या कि वो मैनुअली जो है वो दूर से बैठा हुआ कोई बंदा उसको हिसाब किताब करके देख के उसको फिर से कट करेगा? दोनों सूरतें हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि एक स्क्रीन है जिसके ऊपर सारा व्यू आ रहा है कि आपके पास कितने मीटर्स हैं, कितने मीटर्स लगे हुए हैं, वो ग्रीन में लेट सपोज शो हो रहे हैं कि सारे मीटर्स ऑन है, ये ग्रीन है। लेट सपोज उनमें से एक मीटर ऑफ हो जाता है, उसकी जो लाइट है वो एलईडी है जो वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है वो रेड हो गई है। तो आपको पता चल गया कि ये उनकी तरफ से कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से ऑफ हो गया। अब दो सूरतें हैं, अगर आप यहाँ से बैठे हुए उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, यहीं से टेक्निकली आप उसको रिजॉल्व कर देंगे, नहीं तो आप अपना बंदा भेजकर वहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी वजह क्या थी, उसको एक्स्ट्रा सप्लाई का इशू है या कोई और इशू है, तो वो आप वहाँ जाके बंदे को भेज सकते हैं। यहाँ से बैठे भी आपको पता चल गया कि उधर इशू आ रहा है। अगर लेट सपोज आपका कनेक्टिविटी का इशू है और दीगर कुछ इशू ऐसे हो सकते हैं जिनको आप वहीं से बैठे बैठे रिजॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली कहने का मकसद ये, अगर इसको मैं समराइज़ करूं, कि जब एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड तो होगा क्या, उस कनेक्टिविटी की वजह से आप ये देख सकते हैं कि आपका कौन सा घर कनेक्टेड है, कौन सा घर कनेक्टेड नहीं है, किसने बिल की पेमेंट की हुई है, किसने बिल की पेमेंट नहीं की हुई। तो अब इस सारे सिनेरियो को चूँकि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको ना सिर्फ विजुलाइज करना आसान हो जाएगा, उसको मैनेज करना आसान हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा अगर बिजली कंज्यूम करता है तो वो भी आपकी रिकॉर्ड में आ जाएगा। कोई वहाँ से कूड़ा डालता है, कोई चोरी करने की कोशिश करता है, साइबर अटैक करने की कोशिश करता है, वो भी आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट एल्गोरिथम्स। अच्छा, डाटा जो स्टोर होगा, एक तो ये बताइएगा कि वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, और दूसरा ये कि उसको मैनुअली चेंज किया जा सकता है इंसानी मुदाखलत के साथ? डेटा जो है वो डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं इसके लिए। डेटा सेंटर्स होंगे जहाँ पे डेटा आके आपका स्टोर हो रहा है। हर कंज्यूमर के स्पेसिफिकली उसके साथ जो डेटा एसोसिएटेड है वहाँ पे सेव होगा और कई कई सालों तक का डेटा भी सेव किया जा सकता है। जहाँ तक ताल्लुक है कि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है कि अपनी मर्ज़ी से उसमें चेंजेस कर दे, मुमकिन तो है, लेकिन इसके लिए जब इस तरह के डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर फिर डेटा की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी उसमें डाली जाती है और डिफरेंट ज़राए होते हैं जिनके ज़रिए आपका डेटा को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है। अगर बीच में उसमें कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करता भी है तो उसे ना सिर्फ डिटेक्ट किया जा सकता है बल्कि उसको डिटेक्ट करके रोका भी जा सकता है और उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई भी उस पर जो भी है जो इस तरह के प्रॉब्लम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है कि किसने प्रॉब्लम क्रिएट किया। अच्छा, लेकिन अगर अब चूँकि पाकिस्तानी दिमाग है ना, मैं ज़रा ऊपर से आऊँगी। बात ये है कि अगर 4-5 लोग हैं या 10 भी लोग हैं, मतलब एक सिस्टम के हिसाब से सबकी जॉब लगी हुई है, वहाँ काम कर रहे हैं और वो सबके सब मिल गए आपस में, उन्होंने मिलजुल के ये सारी जो चीज़ें हैं डाटा मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करते हैं और वो कर भी रहे हैं, तो फिर उनको ऊपर कौन चेक करेगा? कैसे पता चलेगा कि यार ये 10 बंदे मिलके इन्होंने गड़बड़ की है और ये ख़राबी हो रही है? और ये होता है, आपको पता है, पूरे के पूरे सेंटर पे किए हुए होता है। जी बिल्कुल, डेटा लीक्स होते ही हैं। डेटा लीक हो सकते हैं, डेटा के अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, लेकिन वहाँ पे फिर आपने देखा होगा कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है कि अगर किसी चीज़ में, किसी डेटा में आपने कोई चेंजेस करनी है तो एक बंदा उसका जिम्मेदार नहीं, उस पर मल्टीपल लोग हैं जहाँ जो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर 10 बंदे फॉर एग्जांपल मिल भी गए हैं तो 10 के साथ अगर उनको किसी चीज़ की एक्सेस आ गई, मेन एक्सेस तो किसी और के पास होगी, फिर हो सकता है उसके अलावा कोई बड़ी एक्सेस हो किसी और के पास हो, हायर अथॉरिटी के पास हो। तो जब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप लगा देते हैं तो इस तरह के चांसेस फिर ख़त्म हो जाते हैं। ये उसी सूरत में होगा जब जहाँ पे आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं हो रही, जहाँ पे आपने कोई पासवर्ड नहीं लगाए हुए और बस शुतरे बेमहार की तरह हर बंदा अपनी तौर पर उसके अंदर चेंजेस कर लेगा। तो जहाँ पे डेटा सेंटर्स आ गए वहाँ पे फिर आपको यहाँ इस तरह की सिक्योरिटीज़ लगानी पड़ती है। अच्छा, इस सिलसिले में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई फ़ायदा दे सकती है? जी बिल्कुल, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तमाम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन रोल प्ले कर सकती हैं। इस वजह से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ना सिर्फ हम अपना यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, ब्लॉकचेन के ज़रिए इसी को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो मैं समझता हूँ कि ये इन टेक्नोलॉजीज़ को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा लामहला, और इन्हीं की मदद से ही फिर आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस टाइम जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको कोई अंदाज़ा है कि कहाँ कहाँ अभी तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, या मुस्तकबिल करीब में कब आप देखते हैं? बैंकिंग के अंदर, आप टेंडरिंग के अंदर हमारे यहाँ भी एक दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए कि उन्होंने ब्लॉकचेन के ज़रिए टेंडरिंग के प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया, और बैंकिंग के अंदर भी ब्लॉकचेन के कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। क्रिप्टो हाँ के जी। अंदर भी, क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है। डिफरेंट जगहों पे है ब्लॉकचेन इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहा है। और जब हम ग्रिड्स की डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो ना सिर्फ यहाँ पे इसमें इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि इसको जो स्मार्ट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया जी है, जी 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 इस जी स्मार्टर बनाने के लिए भी ब्लॉकचेन और एआई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके लिए जैसे अब आपकी तो फील्ड जो है वो अभी तक तो हमें यही लगता था ना कि अगर लिटरेचर है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो फलानी है तो ढिमकानी है, हम जो मतलब सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि इनका जो वास्ता है वो एटलीस्ट एआई से या इस तरह की चीज़ों के साथ, कंप्यूटर के साथ, आईटी के साथ उतना नहीं होता होगा। हमें यूँ लगता है कि ये इधर की चीज़ें, ये इधर की चीज़ें। थोड़ा सा ये भी समझाइएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अब आप डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या कोई कोर्सेज़ में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, या स्पेशली जो है वो इसकी अलग से कोई ट्रेनिंग होती है, या इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी तरह स्पेशलाइजेशन ही हो तभी बात समझ आएगी? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो स्पेशलाइजेशन है वो मल्टीपल हैं। फॉर एग्जांपल, एक पावर के अंदर मेन स्पेशलाइजेशन होती है, इसी तरह कम्युनिकेशन में होती है, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर होती है, इसी तरह कम्युनिकेशन के अंदर होती है। सही। तो डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती हैं। हमारे पास भी मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस हैं। तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते हैं तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपकी मेन जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होगी वो कौन सी होगी। लेट्स सपोज आप प्योर पावर में चले जाते हैं तो वो आप पावर इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं तो आप कम्युनिकेशन, जिस तरह ये 5G 4G इस तरह से रेलेवेंट हो जाते हैं। तो अब डिपेंड करता है, जिस तरह मुझे भी इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप हुआ कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ग्रिड्स पे हम जिस तरह काम कर रहे थे, मेरा जो मेन सब्जेक्ट वो कम्युनिकेशन थे। अच्छा अच्छा अब अच्छा। बैकग्राउंड तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, कम्युनिकेशन मेरे मेजर सब्जेक्ट्स थे। तो मेरा जो इंटरेस्ट भी इस तरह ही डेवलप हुआ कि मुझे क्या कोई ऐसा ज़रिया है कि इन दोनों को कंबाइन किया जाए, पावर ग्रिड्स और कम्युनिकेशन को। तो जब आप स्मार्ट ग्रिड्स की बात करेंगे तो लामहला कम्युनिकेशन तो होनी है, उसमें डेटा आना है, जाना है, उसमें कंप्यूटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व होगी। तो ये चीज़ें बिल आखिर क्या होती हैं कि इंटीग्रेट हो जाती हैं आखिर में आके। तो इनकी इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं। आप मास्टर्स में डिफरेंट कोर्सेज ले सकते हैं, और फिर जाहिर बात है PhD में तो इससे फिर मज़ीद भी आप स्पेसिफिकली इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया, बड़ी मालूमाती बातें थी, और स्मार्ट ग्रिड स्टेशन के हवाले से जो आपने समझाया, मैं तो जिस दिन ये टेक्नोलॉजी आई सबसे पहले अप्लाई ज़रूर करूँगी, और मैं सबको समझाऊँगी भी कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाएँ। नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने सुना। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरे सब्जेक्ट से बहुत दूर दूर की बातें थी, लेकिन ये असल में हमारे ही फ़ायदे की बातें हैं। ये वही बातें हैं, ये वही मामलात हैं जिनसे हम अपनी रोज़मर्रा के मामलात को आसान भी कर सकते हैं, अपने माशी मामलात को भी आसान कर सकते हैं, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को अपने को बेहतर कर सकते हैं, और मजमूई तौर पर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न भी हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा। आइंदा भी हम अगले प्रोग्राम्स में बहुत अच्छी टॉपिक्स पे गुफ्तगू करेंगे, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। शुमाइला हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।